हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है और ज़ोर शोर से आप लगे हुए हैं, भले आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं। ओके, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर क्लास के बच्चों को, उनका जो भी इमीडिएट टारगेट हो, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल, है ना। जो बच्चे NSE-JS देने वाले हैं, है ना, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन जूनियर साइंस, या NSEP देने वाले हैं, या मेंस देने वाले हैं, या एडवांस देने वाले हैं, सबके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और समझना इतना मुश्किल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 9th का बच्चा कैसे समझ सकता है, जब ये हम JEE एडवांस के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पूरे फ्रिक्शन को हम लोग 4 पार्ट्स में रफली बांटेंगे, 4 या हो सकता है 5 की भी ज़रूरत पड़े। हर पार्ट 20 to 30 मिनट्स का होगा, और ये सारा यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं और सजेस्टेड एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो आई कैन अश्योर यू कि फ्रिक्शन इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू एट ऑल। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इसको बताने के लिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल पहले आपसे डिस्कस करता हूं। और ये मेरे साथ ही एक घटना घटी थी। दिस इज अबाउट यू कैन से रफली 8 years बैक, है ना, 17-18 की बात है। और मैं अपने घर से, तब मैं गुड़गांव में रहता था, तो अपने घर से मेरा ऑफिस जो कि फिरजी कालूसराय था, तो 50 मिनट्स का मान लीजिए कि ड्राइव होता होगा। और मॉर्निंग में घर से थोड़ी जल्दीबाजी थी, तो जल्दीबाजी में निकले, और कार जो थी वो घर के सामने ही बिल्कुल पार्क थी। तो होता क्या, जब आप घर से निकल रहे होते हैं तो लंच बॉक्स होता है, और कुछ मान लीजिए कि बैग है, बुक्स वगैरह हैं, तो और कार की चाबी पॉकेट में रखी हुई है। कार खोलनी है, गेट खोलनी है, तो आप क्या करोगे, कहाँ रखोगे सामान। तो सामने आपने क्या किया कि कार के रूफ पे सामान रख दिया, लंच बॉक्स रख दिया, और बैग था वो रख दिया, चाबी निकाली, खोला, सामान ऊपर से अंदर डाला और बैठ गया। इस प्रोसेस में जो मेरा एक नया फ़ोन था, जो मेरे को गिफ्ट किया हुआ था, कहीं से मुझे गिफ्ट मिला था, दैट वाज OnePlus 2, मतलब OnePlus सीरीज़ का वो जो दूसरा फ़ोन था, तो वो फ़ोन रह गया कार के ऊपर। खैर, ये मुझे तब पता नहीं चला था जब मैं कार में बैठ रहा था। तो बैठा, स्टार्ट किया, और सुबह 8-9 बजे का टाइम रहा होगा, कोई ट्रैफिक भी नहीं थी। तो अपने घर से निकल के करीबन 15-20 मिनट का के बाद, मतलब 5-6 किलोमीटर मैं चल चुका था, तब मुझे अचानक स्ट्राइक किया कि भाई कुछ ज़रूरत पड़ी होगी फ़ोन देखने की या फ़ोन कॉल करने की, वट एवर मे बी द रीजंस। और फिर मैंने नज़र दौड़ाया तो मेरे को तो फ़ोन दिखा नहीं, होश उड़ गए। और थोड़ा दिमाग में जोर डाला, तो फिर याद आया कि अरे ये तो शायद वहाँ पे हो। अब सोच लीजिए, आप घर से निकल चुके हैं, 6-7 किलोमीटर चल चुके हैं, रास्ते में 5-6 टर्निंग्स आई होंगी, और आप कभी एक्सेलरेट किए होंगे, कभी ब्रेक लगाए होंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में देयर वाज हार्डली एनी चांस कि कार जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई, सॉरी, फ़ोन जो है वो वहाँ पे पड़ी हुई होगी। खैर, ईश्वर को याद किया, कार रोका, बाहर निकला, और चमत्कार ही है, वो फोन ज्यों का त्यों, टस से मस नहीं हुआ था, जहां पे मैंने छोड़ा था वो वहीं पे पड़ी हुई थी। तो खैर, सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद, दो वजह से। एक तो फोन उस समय जो मिला उस वजह से, और दूसरा कि इस पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शनल फोर्स क्या क्या कर सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, वो भी काफी हद तक मुझे पता चला। और तब से आज तक और आने वाले समय में भी जब भी मैं कहीं पे फ्रिक्शन डिस्कस करता हूं, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो मैं भूल नहीं सकता। तो ऐसा कैसे हुआ होगा, फ्रिक्शनल फोर्स में ऐसी क्या खासियत थी जिसकी वजह से मेरा फोन बचा रह गया, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। दूसरा एक केस मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, जो एथलेटिक्स हैं और जितने रनिंग कॉम्पिटिशन्स होती हैं, चाहे वो ओलंपिक्स की हो, कहीं की हो, आप याद सोचेंगे या कहीं से ढूंढ के भी निकाल सकते हैं कि जो 100 मीटर का जो होता है रेस, शायद स्प्रिंट कहते हैं उसको, तो उस 100 मीटर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन यदि आप पिछले 10-15-20 साल में देखेंगे तो आई थिंक कि वो 9.5 सेकेंड्स के आसपास ही रहता है। अब सोचिए कि दुनिया कितनी प्रोग्रेस कर गई है, इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, फिटनेस के और जूतों के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से इतनी सारी चीज़ें प्रोग्रेस कर गई हैं। लेकिन यदि हम इस रनिंग टाइम की बात करें, तो ऐसा क्या है कि हम उसमें
मतलब कोशिश करके भी, चाहे कितने भी हट्टे कट्टे क्यों नहीं हो, कितने भी एनर्जेटिक क्यों नहीं हो, एनर्जी की कोई कमी नहीं है, डाइट की कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइम इंप्रूवमेंट जो होता है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का होता है। ऐसा क्यों, है ना? दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू डिकोड, है ना, इन दिस डिस्कशन। और उसके बाद ये दो तीन जो मैंने यहां पर एग्जाम्पल्स लिए हैं, है ना, वो भी डिस्कस करेंगे कि जब सर्कुलर रोड पे आप, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे आप कार से जा रहे होते हो, आपकी कार या बाइक जो भी है वो सर्कुलर मोशन कर रही होती है, और सर्कुलर मोशन में हमें मालूम है कि देयर हैज टू बी अ नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है वो किधर की तरफ है, सेंटर की तरफ है। तो यदि आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यानी कि स्पीड आपकी कांस्टेंट है, तो वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से आप वो टर्न ले पाते हो, राइट? और जब बारिश होती है तो ऐसा क्यों कहते हैं कि ड्राइव स्लोली, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्किडिंग, राइट? और एक ये भी एग्जांपल है जहां पे आप देखेंगे कि एक ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे आराम फरमा रहा है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। तो जरा सोचे हम लोग कि इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी, दो फोर्सेस को हम लोग अच्छे से जानते हैं, एक mg को और एक इस नॉर्मल रिएक्शन को। ऑब्वियसली ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती है क्योंकि इनके डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। तो दैट मीन्स कि कोई तीसरा फोर्स भी है, उस तीसरे फोर्स का नाम क्या है और कैसे वो इस सिचुएशन में आता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब के सब फ्रिक्शन से ही कनेक्टेड हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि फ्रिक्शनल फोर्स कब होगा, ठीक है, कहां होगा। तो जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी और उस कांटेक्ट की वजह से जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा, यानी कि सरफेस सरफेस कांटेक्ट की वजह से, सरफेस सरफेस कांटेक्ट, है ना, सरफेस सरफेस कांटेक्ट हो। और कितनी बार सरफेस सरफेस हो सकता है कि आपको दिखे नहीं, एक सरफेस दिखे और दूसरा मान लीजिए कि ऐसे ही कोई रॉड टाइप की चीज रखी हुई है, तो वहां पे भी उनके बीच में, है ना, हालांकि रॉड का एंड जो है वो एक पॉइंट जैसा है, वहां पे भी उनके बीच में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स बात कर सकते हैं। तो प्राइमरली ये कि उसमें एक तो एटलीस्ट सरफेस है ही, तो सरफेस, और वहां पे फ्रिक्शन को हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके लिए चीजों को निकाल सकते हैं, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सरफेस सरफेस कांटेक्ट जहां पे भी होगा, दो ऑब्जेक्ट्स के सरफेस सरफेस कांटेक्ट, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज ये कॉपी है और इस कॉपी पे मैं अपना ये आईपैड रख रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि हमारी इस कॉपी का अपर सरफेस और आईपैड का नीचे वाला सरफेस, ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई कांटेक्ट होगा, सरफेस सरफेस कांटेक्ट, और उस कांटेक्ट की वजह से एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जो फोर्स लगाएगा, फोर्स बॉडी लगा रहा है, ऑब्वियसली वो सरफेस सरफेस कांटेक्ट की वजह से है। तो लेट्स से कि उसमें से हमारा, मान लीजिए कि एक सपोज सिंपल सा केस लेते हैं, है ना, एक टेबल टॉप टाइप की चीज है और ये टेबल जो है वो फिक्स है मान लेते हैं ना, ये टेबल टॉप है और ये फिक्स है, और इस टेबल टॉप के ऊपर मान लीजिए कि आपने, जैसे मैंने ये कॉपी दिखलाई आपको, वैसे ही मान लीजिए कि आपने कोई बुक रखी हुई है। तो सपोज वो ये बुक है, आप इसको ब्लॉक के रूप में सोचिए या बुक के रूप में सोचिए, आप इसका कुछ मास m मान लीजिए, राइट। अब ये तो एक आम एक्सपीरियंस है, यदि ये मान लीजिए कि जो भी ब्लॉक है, यदि ये हल्की फुल्की है, आप थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, ये मूव करना शुरू करता है, बट ये हेवी होता है, तो वैसे केस में इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू मूव इट। यदि बहुत हेवी है, सोचिए एक बॉक्स है, 100 kg का बॉक्स ऐसे ही कहीं रखा हुआ है और आप उसको मूव करने की कोशिश करते हैं, इट इज नॉट दैट इजी, राइट। तो खैर, इन दोनों के बीच में, यानी कि ये टेबल टॉप का जो सरफेस है और ये ब्लॉक का जो लोअर सरफेस है, इन सरफेसेस के कांटेक्ट की वजह से इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स होगा, अब उस कांटेक्ट फोर्स को पहले तो एक नाम दे देते हैं, फिर देखेंगे कि उस कांटेक्ट फोर्स को कैसे हम लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो सरफेस सरफेस कांटेक्ट में ये जो कांटेक्ट फोर्स आया, इस कांटेक्ट फोर्स का नाम हमने बोल दिया टोटल रिएक्शन, और हम चाहे तो इसको डिनोट कर सकते हैं वेक्टर आर से। तो ब्लॉक का लोअर सरफेस और टेबल टॉप, इनके बीच में जो कांटेक्ट है उसकी वजह से जो फोर्स है, और ऑब्वियसली टेबल टॉप यदि इस पे फोर्स लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन इन जनरल क्या होगी हमें पहले से नहीं मालूम है, कुछ भी हो सकती है, और हमें आइडिया नहीं है क्योंकि हमें बाकी
पूरी सिचुएशन नहीं मालूम है, मैंने बस पूरे पार्ट का इतना ही पिक्चर लिया है। तो जो भी वो फोर्स होगा, इनके बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, उस कॉन्टैक्ट फोर्स का यदि हमें जनरल डायरेक्शन नहीं मालूम है तो हम क्या करेंगे, हम एक काम कर सकते हैं कि उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करें इस तरीके से कि आगे डिस्कशन में हमें सहूलियत हो जाए। तो एक काम करते हैं, उस कॉन्टैक्ट फोर्स को एज्यूम कर लेते हैं कि जैसे नीचे वाले ने ऊपर वाले के ऊपर जो कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया, लेट्स से कि वो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो है आपका ऐसे, और इसको नाम दिया आर। और इस कॉन्टैक्ट फोर्स को अब हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक कंपोनेंट हुआ जो सरफेस के लॉन्ग लग रहा है, और एक कंपोनेंट हुआ जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। एक सरफेस के लॉन्ग और एक सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसको हम नाम दे देंगे नॉर्मल रिएक्शन, डिनोट करते हैं एन से, नाम है नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो सरफेस के लॉन्ग लगा, इसी को हम लोग नाम देंगे और बोलेंगे कि दिस इज फ्रिक्शन। तो ये जो स्टेटमेंट आया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस कंपोनेंट है और नॉर्मल कंपोनेंट को नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे, ये बेसिकली एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी कि एक क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं। और फ्रिक्शन को किस रूप में देखना है मैथमेटिकली, ठीक है, डायरेक्शन वाइज, कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट वाइज, वो हमने यहां पे समझ लिया। बट इसका नेचर क्या है, ये चाहता क्या है, कब होता है, क्यों होता है, लेट्स ट्राई टू थिंक ऑफ दैट। सो उसको समझने के लिए चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस सरफेस कांटेक्ट की, तो यहां पर ये जो कांटेक्ट होगा ना, सरफेस सरफेस कांटेक्ट, इस कांटेक्ट को हम लोग दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में रादर स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है ना। एक कैटेगरी हो गया जिसको कि हम कहेंगे वहां पर सरफेसेस स्मूथ है। स्मूथ बोलने का मतलब यह है कि वहां पर हम लोग फ्रिक्शन को रूल आउट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक हो गया आपका स्मूथ सरफेसेस, इसका मतलब हो गया फ्रिक्शन इज रूल्ड आउट, है ना। और दूसरा हो गया जिसको कि हम कहेंगे रफ सरफेस, इसको हम यहां पर कह रहे हैं रफ सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। रफ सरफेस होने का मतलब यह है कि हो सकता है, होगा ही, ये डिपेंड करेगा पूरे सिचुएशन की टोटलिटी पे। सो देयर मे बी फ्रिक्शनल फोर्स। और जब बात हो रही है फ्रिक्शनल फोर्स की, तो ऑब्वियसली जो भी फोर्स होगा, कोई एक बॉडी लगाएगा, किसी के ऊपर लगेगा, तो वो तो अंडरस्टूड है। यहां पे बात हो रही है कि जब ऐसे सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे जिनको हम रफ सरफेसेस कह रहे हैं, तो वहां पर एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकता है, ठीक है। कब लगाएगा, ये सोचने की बात है। तो ये जो सरफेस रफ सरफेस की जब बात आई, अब इसको थोड़ा और डिटेल में लेकर चलते हैं, है ना। और यहां से आपको क्लियर होगा कि ये नेचर क्या है, इस फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या है, और फिर समझ में आएगा कि वो मेरा जो फोन कार के ऊपर रह गया था वो कैसे बच गया था। सो बात हो रही है रफ सरफेसेस की। अब इन रफ सरफेसेस को हम लोग दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक जहां पर कि दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, और एक जिसमें स्लिपिंग हो रही है ना। देयर इज स्लिपिंग बिटवीन सरफेसेस, ये सरफेसेस कांटेक्ट में है। मैं यहां पर डेलिबरेटली स्लिपिंग वर्ड यूज कर रहा हूं। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भाई जब रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रिक्शन होता है या नहीं होता है, या फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वहां पर एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होता है, वो आगे चल के डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो देयर इज स्लिपिंग बिटवीन द टू सरफेसेस एंड देयर इज नो स्लिपिंग, ठीक है ना। जहां पर कि सरफेसेस के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। बहुत ही बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है यहां पर। देखिए, ये दोनों हथेलियों को मैंने यूं चिपकाया, अब मैं इसको ऐसे ऐसे यदि मूव कर रहा हूं,
तो यहां पर दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, दोनों मूव कर रहे हैं लेकिन इनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। लेकिन वही मैं जब ऐसे कर रहा हूं तो यहां पर स्लिपिंग हो रही है। तो देयर आर टू केसेस। ये जो मैंने भी डिस्कस किया बेसिकली स्लिपिंग समझाने के लिए किया। नॉर्मली जब हम चलते हैं किसी सरफेस पे, तो आई डोंट थिंक कि वी इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मली जब हम किसी रफ सरफेस पे चल रहे होते हैं तो स्लिपिंग नहीं होती है, राइट? देयर इज नो स्लिपिंग एज सच। स्लिपिंग समझ रहे हैं ना, जस्ट फिसलते कब है? यही मान लीजिए कि किसी सरफेस पे एक सोप सॉल्यूशन बनाकर उसको डाल दिया जाए, आपको नहीं मालूम है, आप कहीं से दौड़ते हुए आते हैं और अचानक आपका पैर पड़ता है और आप स्लिप करके फिर वहां पर गिरते हैं। वहां पर स्लिप किया आपने, तो जब आपने स्लिप किया आपका पैर फिसला, और अभी जो हम चल रहे हैं तो उसमें स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग तब होती है जबकि कांटेक्ट में जो पॉइंट्स हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटी हो जाए। जब तक उनकी कॉमन वेलोसिटी होगी तब तक स्लिपिंग नहीं होगी। देखिए, जब आप चलते हैं तो जो पैर आपका जमीन के साथ कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी, यानी कि जहां पर वो कांटेक्ट है वहां पर वेलोसिटी 0 है। जो पैर आपका आगे हवा में है, जो आगे जा रहा है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, बट फ्रिक्शनल फोर्स लग कहां रहा है? कांटेक्ट वाले जगह पे। कांटेक्ट जहां पर है वहां पर पैर का जो वो हिस्सा, आपका शू का जो हिस्सा जो जमीन के साथ कांटेक्ट में है, वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है दोनों की, यानी कि आपका वो पैर भी रेस्ट पे है, जमीन भी रेस्ट पे है। देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन देम। सो द सेकंड कैटेगरी इज द कैटेगरी वेयर देयर इज नो स्लिपिंग। लेकिन यहां पे भी देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, है ना। और ये मजेदार बात है और यही सबसे मुश्किल चीज है बच्चों को जो परेशान करती है, और वो ये है कि एक केस में स्लिपिंग नहीं हो रही है और स्लिपिंग की टेंडेंसी भी नहीं है, जबकि एक केस में स्लिपिंग नहीं हो रही है लेकिन स्लिपिंग की टेंडेंसी है। सो नो स्लिपिंग, ऑब्वियसली नो स्लिपिंग तो है ही, बट नो टेंडेंसी, इवन नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, यानी कि स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है। अब इस टेंडेंसी वाले चीज को ना समझना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। और दूसरा केस है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि देयर इज टेंडेंसी। इस टेंडेंसी वाली चीज को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रिक्शन का जो मैंने टीजर डाला था उसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि जब आप किसी वजह से रात भर नहीं सो पाए, जो भी रीजन रहा हो, ठीक है, घर में पार्टी चल रही थी या पावर कट था, वट एवर वॉज द रीजन, या आप रात भर पढ़ाई कर रहे थे, नींद पूरी नहीं हुई और अगले दिन जब आप क्लास में जा रहे हैं तो आपको नींद के झोंके आते हैं, है ना, आप नींद के झोंके आ रहे हैं, यानी कि उसमें टेंडेंसी है, वो भी एक तरीके का स्लीपिंग ही है, राइट। SLEEP, सोने वाला टेंडेंसी, ये वाला नहीं, ये फिसलने वाला टेंडेंसी नहीं, बट वहां पर टेंडेंसी है। लेकिन उस टेंडेंसी के बावजूद जब टीचर क्लास में होता है तो आप अच्छे से बैठे रहते हो, कोशिश करते रहते हो, या एटलीस्ट प्रिटेंड करते रहते हो कि आप पूरी तरह से क्लास में प्रेजेंट हो। लेकिन जैसे ही मान लीजिए टीचर बाहर गया और आपको मौका मिला 5 मिनट के लिए, तो आप लाई डाउन करते हो, आप कोशिश करते हो कि थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए, ठीक है। तो क्या था वहां पर? जब तक टीचर था, टीचर एक एक्सटर्नल फैक्टर था, उसकी वजह से आपकी टेंडेंसी थी लेकिन आप सो नहीं रहे थे। टीचर के जाते ही जो टेंडेंसी थी वो हावी हो गई और आप सोने लगे। तो वैसे ही यहां पे हम देखेंगे कि जो टेंडेंसी होगी, फिसलन वाली टेंडेंसी, स्लीपिंग वाली टेंडेंसी, जब ये टेंडेंसी होगी लेकिन स्लीपिंग नहीं हो रही होगी, इसका मतलब क्या होगा कि कोई और फैक्टर है जो कि इस स्लीपिंग की टेंडेंसी को रोक रहा है, वही फ्रिक्शन है, राइट। और जब वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो टेंडेंसी जो है वो हावी हो जाएगा और स्लिपिंग होने लगेगी। तो नो टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, जब स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है तो यहां पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। और इस केस में क्या कहेंगे? देयर इज फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है कितना है? मजेदार बात यहां पर है, यही चीज लिंक्ड है हमारे उस कार और फोन वाले एग्जांपल से, कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अपनी वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को ये चेंज कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, बट देयर इज अ लिमिट टू इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में एक पॉइंट के बाद ये आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। उस लिमिट को हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, FMS। तो हम क्या कहेंगे यहां पर कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है
दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, या तो कम होगा या उसके बराबर होगा किसके, तो म्यू एस एन। और इस म्यू एस को हम क्या कहेंगे, तो म्यू एस को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जब स्लिपिंग है, सरफेसेस रफ है और स्लिपिंग है, तो वैसे केस में भी फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको हम एफ के कह सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते हैं, इसको हम एफ एस कह सकते थे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कह सकते थे। और ये एफ के जो है दिस इज इक्वल टू, यहां पर वो एडजस्टमेंट वाली बात नहीं है, दिस इज इक्वल टू, यहां पर हम कहेंगे दिस इज म्यू के इंटू एन, जहां पे कि म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, यही काबिले तारीफ है। कैसे काबिले तारीफ है, समझिए इसको आई होप कि आप अच्छे से इस चार्ट को नोट कर चुके होंगे, नहीं नोट किया होगा तो आप पॉज लेकर यहां पे नोट कीजिए, ठीक है, और फिर आगे वीडियो को बढ़ाइए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, काइनेटिक पे बाद में आएंगे। स्टैटिक इज मोर इंपॉर्टेंट to, I mean, more difficult to understand, and that's why it is more important. So, static friction. और यहीं पे फ्रिक्शन का जो ट्रू नेचर है ना, वो समझ में आता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स या कोई भी फोर्स जो हम जानते हैं जो नेचर में है, भले हम उसको कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जाने, किसी और फोर्स के नाम से जाने, बट है तो नेचर का पार्ट। तो नेचर क्या चाहता है, तो नेचर स्लिपिंग नहीं चाहता है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में है, उनके सरफेसेस कांटेक्ट में है, नेचर डजंट वांट, नेचर नहीं चाहता है कि उनके बीच में स्लिपिंग हो। अब नेचर का ही कोई दूसरा फोर्स होगा, हो सकता है कि वो स्लिपिंग करवाए, वो अलग बात है, बट इस फ्रिक्शन के हिसाब से सोचे, जो फ्रिक्शन का नेचर है, तो फ्रिक्शन का नेचर यह है कि फ्रिक्शन चाहता है कि स्लिपिंग नहीं हो, वो स्लिपिंग को रोकना चाहता है, राइट। यदि स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, राइट, एंड देयर इज नो सच टेंडेंसी फॉर मी टू स्लिप और मूव लेफ्ट राइट। स्लिपिंग यदि होगी तो कहां होगी, तो जूते और सरफेस के बीच में होगी, ठीक है ना, तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि मैं चलना शुरू करता हूं, है ना, मैं एक कदम उठाता हूं, स्टेप उठाता हूं और मैं इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता हूं। तो अब आप मेरे पूरे बॉडी के बारे में सोचिए, और जैसा हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, पार्टिकल ट्रीटमेंट किया था, मेरे पूरा बॉडी को एक पार्टिकल मान लें थोड़ी देर के लिए, और वो पार्टिकल यदि मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो ये हो गया। तो भाई एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी तो चाहिए ना, बगैर फोर्स के तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। और मेरे बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, क्या एक्ट कर रही हैं, तो वेट एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन आप कहेंगे ऊपर की तरफ, ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं, तभी मेरा कोई अपवर्ड मोशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो यही फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आया क्यों, तो बेसिकली जब मैं चलने की कोशिश करता हूं तो उस समय जो जूता या पैर जो जमीन के साथ कांटेक्ट में है, उसकी उस मोमेंट पे स्लिप की टेंडेंसी पीछे की तरफ है, जमीन के रेस्पेक्ट में उसकी टेंडेंसी पीछे की तरफ है, राइट। उस टेंडेंसी को रोकने के लिए, स्लिपिंग को रोकने के लिए फोर्स आ गया आगे की तरफ, और पूरे बॉडी के लिए उसने एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना। तो और वो भी मजे की बात है, यदि मैं तेजी से दौड़ रहा हूं, एक्सेलरेट कर रहा हूं अपने आप को, तो फिर उसी हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा है। धीमे से एक्सेलरेट कर रहा हूं तो फिर उसके हिसाब से है। यदि आप एक कार पे बैठे हुए हैं या कार में मतलब आपने एक्सेलरेटर लिया और कार को आप ज्यादा एक्सेलरेशन देना चाहते हैं, तो पूरे कार को यदि हम एक बॉडी के रूप में सोचें, है ना, सब कुछ, कार का इंजन वगैरह, ड्राइवर वगैरह सब कुछ, तो जो एक्सटर्नल फोर्स जो उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, वो एक्सटर्नल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ही वहां पर एक्सेलरेशन दे रहा है कार को, फ्रिक्शनल फोर्स मुझे दे रहा है एक्सेलरेशन। अब ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, जैसा मैंने बताया कि दिस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन, जहां पर एन नॉर्मल रिएक्शन है,
यही सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, और सिर्फ मैग्नीट्यूड में नहीं, डायरेक्शन में भी है। जब आप एक सर्कुलर रोड पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पे मान लीजिए मूव करते हो, पहले आप मान लीजिए कि फ्लैट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे जा रहे थे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लीजिए आप जा रहे थे, स्पीड भी कांस्टेंट थी, तो नेट फोर्स जीरो था। लेकिन जब जैसे ही आपने वो सर्कुलर रोड पे कहीं पे टर्न किया, सड़क जो है वो सर्कुलर है, जैसे ही आपने टर्न किया वैसे ही सर्कुलर मोशन शुरू हुआ। सर्कुलर मोशन के लिए फिर हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि रेडियली इनवर्ड्स हो, और वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स अवतरित हो गया, एपियर हो गया। ठीक है, क्योंकि यदि वो नहीं होता तो क्या होता, आप टर्न नहीं कर सकते थे, आप स्किड कर जाते। वही जब बारिश हो जाती है तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और फ्रिक्शन ही आपका मान लीजिए कि mv²/r है। तो फ्रिक्शन यदि कम हो गया, आर आप चेंज कर नहीं सकते हैं, तो वैसे केस में आपको स्पीड कम करना पड़ेगा, नहीं तो कार स्किड करेगी। ठीक है, तो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर। अब फिर से जरा उस एग्जांपल पे आए जो मैंने अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताई कि कार पे बैठा, ऊपर फोन रखा हुआ है। अब सोचिए कि वो एक्सेलरेट भी किया, बीच में ब्रेक भी लगा होगा, तो कभी एक्सेलरेशन हो रही है तो कभी रिटार्डेशन हो रही है, राइट, कभी कांस्टेंट स्पीड रही होगी तो कहीं पर टर्न किया होगा। हर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट रही होगी फ्रिक्शनल फोर्स की, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की। कमाल की बात यह है कि जो भी उस फोन का कवर था और कार का रूफ का जो सरफेस था, उनके बीच में ये म्यू की वैल्यू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि जो रिक्वायरमेंट थी वो हमेशा इससे कम की थी, राइट। तो इसलिए काम हो गया। यदि रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा की होती तो फिर कार स्लिप कर गया, वो फोन स्लिप कर गया होता और कहीं गिर गया होता। नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो वो तो फोन के वेट के बराबर ही था। तो जो खास बात थी वहां पर उस फोन के कवर और कार के रूफ के सरफेस के बीच की कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की थी। ठीक है ना, जिसने बचाया उसे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं यहां पर कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है, और आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप ग्रेजुअली फोर्स को बढ़ा रहे हैं, राइट। तो आपने मान लीजिए कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फोर्स होगा फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया अप्लाइड फोर्स। आपने 1 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का है। आपने 2 न्यूटन लगाया, बॉडी मूव नहीं कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन भी कितने का है, 2 न्यूटन का है। तो इसी चीज को यदि हम ग्राफिकली देखेंगे तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में, इधर की तरफ मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है और इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स है। तो जब तक बॉडी इस सिचुएशन में मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है, तब तक नेट फोर्स जीरो है और ये दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। ऑफ कोर्स वर्टिकल की बात करेंगे तो नीचे हमारा वेट लग रहा है और ऊपर हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, राइट। तो द ग्राफ हियर विल बी अ स्ट्रेट लाइन till the time there is no slipping। और ये स्लोप कितना होगा इसका भाई, चूंकि इक्वेशन तो सिंपल सी है ना, दोनों बराबर है, तो ये एंगल भी जो होगा वो 45 डिग्री का होगा, राइट, क्योंकि दोनों बराबर है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक y इक्वल्स x। लेकिन ये कब तक होगा, आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा जबकि ये जो फोर्स है वो इस Fs के बराबर हो जाएगा, म्यू एस एन के बराबर हो जाएगा, एंड देन फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन विल फेल टू प्रिवेंट स्लिपिंग। उसके बाद स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही स्लिपिंग शुरू होगी, अब वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। एंड एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल बी, और म्यू के विल बी स्लाइटली लेस देन म्यू एस। क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स था आपको याद होगा क्या था, एफ के was equal to mu kn. So this mu k is slightly less than mu s, right। तो एक पॉइंट आएगा जब स्लिपिंग जस्ट शुरू हो जाएगी, उस समय हम कहेंगे कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो आ गया। तो इसको हम कह देते हैं, मान लीजिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एफ एम एस। और इस पॉइंट पे जाते ही क्या होगा, इस पॉइंट पे जाते ही स्लिपिंग यदि शुरू हो गई तो थोड़ा सा ये फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया और फिर ये कांस्टेंट हो गया। कितना हो गया,
तो देन इट इज इक्वल टू, यदि हम यहाँ पर ये वैल्यू देखेंगे तो दिस इज म्यू के एन, राइट, म्यू के एन। अक्सर जब हम किसी प्रॉब्लम में होंगे, आई मीन फिजिक्स की क्वेश्चन होगी जहाँ पे फ्रिक्शन होगी, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको म्यू के और म्यू एस दोनों की अलग अलग वैल्यूज दी जाए। कुछ क्वेश्चन में दी भी जाएंगी, कुछ में नहीं दी जाएंगी, मेंशन भी नहीं किया जाएगा, वहां पर बस ये लिखा हुआ रहेगा कि म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एज पर सिचुएशन हो सकता है वहां पर हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत हो सकता है काइनेटिक की जरूरत हो सकता है दोनों की जरूरत हो। एज पर द सिचुएशन, राइट, वी विल डिसाइड कि हमें कौन सी, मतलब कब उसको यूज कर लेना है, किस रूप में यूज कर लेना है, ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपको समझ में आ गया कि स्लिपिंग यदि होगी सरफेसेस के बीच में तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा जिसका मैग्नीट्यूड म्यू के एन होगा, और डायरेक्शन उसकी किधर होगी, तो स्लिपिंग को अपोज करते हुए सरफेस के लॉन्ग होगी। जैसे यही ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि आफ्टर सम टाइम फोर्स बढ़ गया और ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि आपका स्लिप करने लगा, ये मूव करने लगा, और मूव करता करता ये इधर की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी आ गई, तो जैसे ही वेलोसिटी आएगी वैसे ही जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो स्टैटिक नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, वो काइनेटिक बन जाएगा। तो यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज म्यू के एन, ठीक है ना। स्लिपिंग होते ही फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर बदल गया, और ये एफ जो था ये एक लिमिट तक जाएगा बढ़ता बढ़ता, और उसके बाद स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। Now, this was about the nature of frictional force. It has a tendency to prevent slipping. If there is no slipping, there is no tendency, there will be no friction. If there is slipping, we know there is slipping, there is kinetic friction. But if there is a tendency of slipping, in that case, a static frictional will try to overcome that tendency to prevent slipping, and it will go up to a limit, and that limit is called static maximum force of static friction. So this is all about nature of friction. In the next video clip, we will discuss more about the problems, some easy problems, some complex problems, some difficult problems. So wait for that next video. Thank you.